जब कम अज कम मुझे रिकॉर्ड तो करवा दिया करें। अच्छा, अंडरस्टैंड दूसरा इसमें क्या है कि know that you have an idea for how a transistor can be represented in an AC equivalent circuit. A complete amplifier circuit will be examined. The common emitter configuration is covered in this section. Common emitter, अच्छा ये आपने जो common ये इक्विवेलेंट सर्किट है ना, ये इनको थोड़ा जहन में रखना है। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि आर पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट बनाए उसका, ठीक है। एसी इक्विवेलेंट, अब जनरलाइज आर पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट है जिसमें सारी रेजिस्टेंस शो हो रही है, ठीक है। फिर स्पेसिफाइड आर पैरामीटर सर्किट फॉर अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यहाँ से आर बी क्यों हटा दिया गया वो यहाँ पे लिखा होगा, क्योंकि आर बी इज यूजुअली वेरी स्मॉल होती है। रेजिस्टेंस ऑफ जो आई बी की रेजिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल होती है बेस की, इसलिए हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये और आर सी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और हम उसे ओपन सर्किट से हम उसे शो कर सकते हैं। जो आर सी है ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो हम इसे ओपन सर्किट एज ए शो कर सकते हैं। इस तरह ये सारी यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है, तो हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं। बाकी इसमें इतनी वो याद रखने की चीज़ नहीं है। अब ये आ गया कॉमन इमिटर। कॉमन इमिटर एम्पलीफायर विद वोल्टेज डिवाइडर बाइस। अब ये एक वोल्टेज डिवाइडर बाइस इस पे लगा हुआ है और ये पूरा हमने एक एसी सर्किट इस पे अप्लाई किया हुआ है। हमने यहाँ तक अभी तक सर्किट्स देखे हैं और ये एक्स्ट्रा सर्किट्स ये कपल कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। इसको हम कौन सा कैपेसिटर कहते हैं? कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं इसको। कपलिंग कैपेसिटर हम इसलिए लगाते हैं कि हम डीसी को ब्लॉक करते हैं, डीसी कंपोनेंट को हम ब्लॉक करते हैं, ये जहन में रखें हम। कपलिंग कैपेसिटर क्यों हम लगाते हैं? हम डीसी को ब्लॉक करते हैं। शोज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विद वोल्टेज डिवाइडर बाइस एंड कपलिंग कैपेसिटर C1 एंड C3 ऑन द इनपुट एंड आउटपुट एंड अ बाईपास कैपेसिटर। एक बाईपास कैपेसिटर हमने लगाया हुआ है। बाईपास हम कैपेसिटर इसलिए लगा रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि करंट यहाँ से पास होने की बजाय वो इधर से पास हो जाए, ठीक है। यहाँ पे जो लॉस वो करेगा या यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस करेगा, तो हम करंट को यहाँ से ग्राउंड कर देते हैं। द सर्किट हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी एंड एसी ऑपरेशन, ठीक है, बोथ ऑफ विच मस्ट बी कंसिडर्ड। द इनपुट सिग्नल वी इन इज कैपेसिटिवली कपल्ड इनटू द बेस। ये आपके पास इनपुट सिग्नल है, कैपेसिटिवली कपल्ड मीन कि कैपेसिटर के साथ होकर बेस के साथ आया हुआ है, ठीक है, कैपेसिटर से लगा हुआ है और फिर ये बेस को हम दे रहे हैं। हम डायरेक्ट इसको बेस पे अप्लाई नहीं करें। इसी तरह जब हम इसको आउटपुट ले रहे हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ से ये एसी सिग्नल नहीं उठा रहे बल्कि कैपेसिटर के बाद उठा रहे हैं कि अगर यहाँ भी अगर कोई डीसी लेवल इसमें ऐड हुआ है एसी के अंदर, तो वो डीसी इसके साथ कैंसिल हो जाए, ठीक है। डीसी यहाँ पे रुक जाएगा, बाकी एसी आगे चला जाएगा। जिस तरह आपके वालदैन आते हैं ना आपको छोड़ने के लिए, ये जैसे ही नमल के गेट पे आते हैं ना, तो यहाँ से आपके वालिद साहब वापस चले जाते हैं और आप इंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप खास तो पतीसा 5 रुपए का खाओ, 10 रुपए का खाओ, 15-20 रुपए का। अच्छा, तो अच्छा, अभी जितने आप बच्चे हैं ना यहाँ पे मैं मीटिंग को लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो चला गया वो चला गया और जिसने दोबारा आना है ना वो अपने CRGR के थ्रू मुझे बताए कांटेक्ट करके। अच्छा,
यहां पर अब डीसी एनालिसिस के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ डीसी सर्किट्स ले लेंगे, ये कैपेसिटर हटा देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, डीसी एनालिसिस के लिए to analyze the amplifier in figure 6.8 the DC bias values must first be determined. To do this, a DC equivalent circuit is developed by replacing the coupling and bypass capacitor with opens. डीसी के लिए ये सर्किट एज ए ओपन बिहेव करता है, डीसी सर्किट के लिए, ठीक है। तो हम इसको ओपन कर देंगे। अब जब हम इसको ओपन कर देंगे तो ये यहां से कट हो जाएगा, ये यहां से कट हो जाएगा, ये यहां से कट हो जाएगा, ये भी सर्किट खत्म, ये भी खत्म, ये भी, और ये कैपेसिटर भी खत्म। तो पीछे क्या बचा आपके पास, पीछे आपके पास ये सर्किट बचा, यानी ये लेग जहां जहां कैपेसिटर लगा हुआ है ना वो ओपन हो जाएगी। तो जब वो ओपन हो गई तो उस लेग का फायदा नहीं हुआ, ठीक है, तो हम उसको हटा भी दे, एक ही बात है, ठीक है। यहां से इसको ओपन कर देना मतलब यहां से इसका जो कनेक्शन है काट देना। ओपन मीन यही है ना कि हम वायर को ओपन कर दें, यहां से तोड़ दें, काट दें। तो जब ये आप डीसी इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो डीसी इक्विवेलेंट सर्किट इसका डीसी एनालिसिस करने के लिए कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब देखें हम बेसिकली डीसी एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, हम वही चीजें फाइंड करना चाहते हैं, इसका आई बी, आई सी, आई ई, आर बी, वी बी, वी बी ई, और ये सारी वोल्टेजेस जो भी इसके क्रॉस हैं, ठीक है, हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसमें एक ये एग्जांपल आपकी जो है ना, ये एग्जांपल, ये भी आपकी असाइनमेंट है। डीसी एनालिसिस यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले यहां से, इसको मैं छोटा कर देता हूं, ये ले। ठीक है, डीसी इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द एम्पलीफायर इन कॉमन एमीटर फिगर 6.8। तो ये हमारे पास एक, ये जो सर्किट है ये वाला, ये हम सर्किट लगाते हैं इसकी बाइसिंग के लिए, वोल्टेज बाइसिंग। हमने ये कहा था कि हमने ये वाला रिवर्स बाइस रखना है, ये फॉरवर्ड बाइस रखना है, तो फिर हमारा ये काम करेगा। तो उसके लिए हमें ये सर्किट चाहिए होता है। अब देखें हमने दो चीजें इसमें से फाइंड करनी है। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 5 दैट द डीसी इनपुट रेजिस्टेंस एट द बेस इज डिटरमाइंड एज फॉलो। अब यहाँ पे जो डीसी इनपुट रेजिस्टेंस है इस पॉइंट के ऊपर, उसका एक फार्मूला है, आर इन इज इक्वल टू बीटा डीसी, ये आर ई, ठीक है, इसको आपने जहन में रखना है। आर इन इज इक्वल टू बीटा डीसी आर ई। अब बीटा डीसी आपको गिवन है 150, बीटा डीसी 150 गिवन है, आर ई कितना गिवन है 560, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 560 84 किलो ओहम, यानी जो बीटा आर इन बेस है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रही है वो कितने किलो ओहम है, 84 किलो ओहम है। अब सिंस आर इन बेस इज मोर देन 10 टाइम्स R2, in this case it will be neglected when calculating the DC base voltage. अब DC बेस वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, हमने बेस वोल्टेज हमने निकालनी है, वो हम कैसे निकालेंगे। अब देखें हम इसके क्रॉस अगर वोल्टेज निकालें तो हम कैसे निकालते हैं,
टू ये रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंस का को ऐड अप करना है मल्टीप्लाई बाय सोर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बेसिकली कुछ इस तरह का सर्किट है। ये एक सर्किट है, एक ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये बेसिकली इस तरह का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करूं, तो जब इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करूंगा तो आप ये V सोर्स वोल्टेज है जो कि आपको दी हुई है 12 वोल्ट। ठीक है, और ये है R2, तो मेरा जो फार्मूला होगा R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय फुल VS, और ये आपके पास होगी VR2। ठीक है, अगर मैं इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड करना चाहता हूं तो वो मेरी ऊपर R1 आ जाएगा और R1 प्लस R2 आ जाएगा। जी, क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, अब यहां पे देखें V ये जो इक्वेशन है एंड VE इज इक्वल टू VP माइनस VBE, ये कहां से आई? ये आपकी इनपुट इक्वेशन से आई। VB इस बेस से मैंने BE की वैल्यू निकाली, यानी यहां पे कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है, अब मुझे पता है यहां पे वोल्टेज है 0.7, मैंने V बेस निकाल ली है। V बेस मेरे पास कितनी आई? 2.83। तो 2.83 में से इस इनपुट सर्किट पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो मैं निकाल सकता हूँ ना। 2 का मुझे पता है, एक रह गया, तो वो कैसे निकालेंगे? VB यहां से लेके ग्राउंड तक है, उसके अंदर ये भी शामिल है इतना पोर्शन और इतना पोर्शन भी शामिल है। ठीक है, एक ये 0.7 शामिल है और एक ये भी शामिल है। तो इस पूरी वोल्टेज में से ये पोर्शन निकाल दूंगा तो ये चीज आ जाएगी, यानी यहां से लेके यहां तक 10 है, 10 में से 0.7 ये खा गया, बाकी वोल्टेज इस पे आ जाएगी। ठीक है, RE के ऊपर। तो सेम वही चीज यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, VB इज इक्वल टू VE प्लस VBE। तो VB में से आप इस यहां से लेके यहां तक वोल्टेज में से बेस वोल्टेज में से ये वोल्टेज निकाल दें तो इसके ऊपर वोल्टेज आ जाएंगे। देयरफॉर IE हम निकाल सकते हैं। अब वोल्टेज अक्रॉस हमारे पास इमीटर वोल्टेज आ गई, तो करंट across this resistor we can find by this formula I is equal to VE over RE, which is 2.13. This RE is 560 ohm is equal to 3.80 milliampere. Since IC is equal to IE, अब IC ऐसे आ रहा है ना, और ये IE के तकरीबन बराबर बराबर होता है। हमने ये पीछे चैप्टर में देखा था, चैप्टर 4 में, कि IC IE के वेरी वेरी क्लोज होता है। IB बहुत कम होता है, लेकिन IC और IE इक्विवेलेंट होते हैं तकरीबन। तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे देखें, आउटपुट इक्वेशन वही बनेगी, VCC यहां से ये टोटल वोल्टेज है VCC। ठीक है, इसके कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे हैं और कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे हैं। तो हमने इसकी इक्वेशन कैसे की थी? VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VCE। अब हम निकालना क्या चाहते हैं आउटपुट इक्वेशन में? VCE। तो VCE निकालने के लिए VCC माइनस ICRC करते हैं। ठीक है, VC इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास? this minus this 12 minus 3.80 वोल्ट इज इक्वल टू दिस वोल्ट। यानी जो कलेक्टर की वोल्टेज है वो इसमें से आप
ये वाले ड्रॉप्स निकाल देना तो कलेक्टर की वोल्टेज आपके पास आ जाएगी। ठीक है, फाइनली VC इज इक्वल टू VC माइनस VCE। अब फाइनली हम क्या निकाल रहे हैं, कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज, यहां से लेके यहां तक हमारे पास कितनी वोल्टेज होगी। अब यहां से लेके देखें, मेरे पास यहां से लेके वोल्टेज यहां तक है, जी राबिया। जी क्वेश्चन है कोई? नो सर, वो बाय मिस्टेक। ठीक है, अच्छा अब यहां से लेके यहां तक वोल्टेज है VC, यानी कलेक्टर से ग्राउंड तक, और इतनी वोल्टेज है VCE, यानी कलेक्टर और इमीटर के जंक्शन के ऊपर वोल्टेज, और यहां से यहां तक यहां से यहां तक जो वोल्टेज है VCE, दिस इज योर VE वोल्टेज। अब देखें हम निकाल क्या रहे हैं, VCE मुझे चाहिए, यानी इतने पोर्शन की वोल्टेज मुझे चाहिए, तो मैं इस टोटल में से इतना पोर्शन माइनस कर दूंगा। ठीक है, टोटल में से VC में से VE माइनस करूंगा तो मेरे पास ये वोल्टेज आएगी। तो इसको कहते हैं कि हम DC एनालिसिस, सेम पीछे की तरह कि हमने इनपुट और आउटपुट की इक्वेशन से इनका IC, VC, VE, कलेक्टर वोल्टेज, इमीटर वोल्टेज एंड बेस वोल्टेज हमने निकालनी होती है। अब AC इक्विवेलेंट सर्किट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सिर्फ हम इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे कैसे बनाते हैं, बाकी आप बेशक कुछ भी ना पढ़ें इसको, सिर्फ हम ये देखेंगे कि इक्विवेलेंट सर्किट हम कैसे बनाते हैं। अब ये देखें, विदाउट एन AC वोल्टेज सोर्स AC ग्राउंड इज शोन इन रेड, विद एन AC इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द एम्पलीफायर इन फिगर 6.8 एम्पलीफायर ये है हमारे पास, उसका जब हम AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, सर वो निम्रा कह रही है कि उसको ऐड कर दें, उसका डिस्कनेक्ट हो गया। ओके अच्छा, AC to analyze the AC signals operation of an amplifier, an AC equivalent circuit is developed as follows. The capacitors C1, C2 and C3 are replaced by effective shorts because their values are selected to that XC is equal to 0 ohm at the signal frequency. अब ये देखें, हमने DC में इनको ओपन किया था इक्विवेलेंट सर्किट बनाने में, लेकिन AC में हम क्या करेंगे, इनको शॉर्ट कर देंगे, इन कैपेसिटर्स को शॉर्ट कर देंगे। इस कैपेसिटर को मैं शॉर्ट करूंगा, अच्छा इस कैपेसिटर को मैं शॉर्ट करूंगा, इट मीन आपका जो करंट यहां से आएगा वो यहां से जाएगा, यहां से नहीं जाएगा क्योंकि यहां पर एक हर्डल उसको मिलेगी। अच्छा इसको मैं शॉर्ट कर दूंगा। अच्छा अब आपका AC किस तरह का दिखाई देगा, एक इक्विवेलेंट सर्किट आपके पास, ये देखें R1। अच्छा दूसरा और क्या करेंगे हम, शॉर्ट दी AC ग्राउंड, दी DC सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अ ग्राउंड, जो DC सोर्स होगा उससे भी मैं ग्राउंड से क्या करूंगा, शॉर्ट कर दूंगा। The DC source is replaced by a ground. You assume that the voltage source has an internal resistance of approximately 0 ohm, so that no AC voltage is
developed across the source terminal, therefore the VCC terminal is at 0. तो हमने DC को भी ग्राउंड कर दिया, ये समझ आई। विदाउट एन AC वोल्टेज सोर्स AC ग्राउंड इज शोन इन फिगर। ये इक्विवेलेंट सर्किट है। तो इक्विवेलेंट सर्किट में हमने क्या करना है, कैपेसिटर को शॉर्ट करना है और जो आपका ग्राउंड है DC सोर्स उसे हमने ग्राउंड कर देना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हुआ, इमीटर के साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एक ये आपका कलेक्टर यहाँ से आ जाएगा, कलेक्टर के साथ एक चीज लगी हुई है, ये R1 ये शॉर्ट हो जाएगा, कलेक्टर भी VCC के साथ है तो कलेक्टर भी ग्राउंड हो जाएगा, R1 भी ग्राउंड हो जाएगा क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स के साथ है। तो वोल्टेज सोर्स जब हमने ग्राउंड कर दिया, ये दोनों लेग्स ग्राउंड हो जाएंगी। ये जो इमीटर की है ये शॉर्ट की है, तो इसका मतलब ये इसकी रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। ये लेग भी शॉर्ट की है तो ये भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक R1 शॉर्ट आ जाएगी, R2 और एक ये वाली लेग आ जाएगी और एक ये वाली RC की आ जाएगी। अब R1 R2 एक इमीटर की और एक RC की। ठीक है, अब हम इस पे सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, इस विदाउट AC सिग्नल है। अब अगर मैं AC सोर्स इसके साथ अप्लाई करता हूं तो सोर्स AC सोर्स RS ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये R1 R2 और एक RC इसके साथ तीन रेजिस्टेंस इसकी ये, यानी इसके से पहले मैंने ये लगा दिया सिंपल। बाकी इनको ये चीजें छोड़ दें, बाकी इसमें कुछ भी पढ़ने वाला नहीं है। ये अगेन वही सोर्स है। अब ये देखें, ये बेस और R इन बेस हमने पीछे देखी थी कि वो क्या थी। ठीक है, R इन बेस का हमने पीछे फॉर्मूला देखा था ना, बीटा और उसको RE से हम मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पे इसको मोस्ट इसने क्या किया है और इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। वो किस तरह, इनको इसने सॉल्व कर लिया है। ये अब तीनों पैरेलल हैं तो इनको पैरेलल सॉल्व कर लिए। ठीक है, इन तीनों को पैरेलल सॉल्व करके एक R बना लिए जो कि R इन बेस है। ठीक है, R पैरामीटर ट्रांजिस्टर आप पहले पढ़ चुके हैं, R पैरामीटर हम कैसे उसको करते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं इसको आप छोड़ दें। ठीक है, तो चैप्टर 6.3 में से सेक्शन 6.3 में आपने क्या पढ़ा है, एक आपने देखा है कि टू 6.1 एम्पलीफायर ऑपरेशन कैसे होता है, लीनियर ऑपरेशन क्या होता है, ट्रांजिस्टर किस तरह काम करता है, क्यू फैक्टर, क्यू पॉइंट हम कहाँ पे सेट करते हैं और किस क्यू पॉइंट के ऊपर IC की क्या वैल्यू होती है और VCE की क्या वैल्यू होती है, ये आपने यहाँ पे देखी थी। ठीक है, और दूसरा हम सबस्क्रिप्ट में AC क्वांटिटीज और DC क्वांटिटीज को किस तरह हम एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। ठीक है, लीनियर ऑपरेशन क्या होता है ट्रांजिस्टर का। प्लस आपने ये देखा है कि हम Q जब आप बेस करंट इनपुट पे देते हैं तो जो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज है वो किस तरह वेरी करती है। मैक्सिमम इनपुट करंट के ऊपर मैक्सिमम आउटपुट करंट क्या होनी चाहिए, पीक टू पीक आउटपुट करंट और पीक टू पीक आउटपुट वोल्टेज क्या होती है, इसकी आपने न्यूमेरिकल सेक्शन 1 में देखा। सेक्शन 2 में ट्रांजिस्टर AC इक्विवेलेंट सर्किट, इसके अंदर आपने R पैरामीटर सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट देखा है जिसमें हम इंटरनल रेजिस्टेंस को RE, RB और RC के साथ शो करते हैं। RB को हम निगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ RC चूंकि बड़ी रेजिस्टेंस होती है उसे हम ओपन कर देते हैं और RC को हम इस तरह शो करते हैं, RB, RC और RC। ये R इमीटर, बेस और ये कलेक्टर। इसका जो एग्जैक्ट
जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो ये है, ठीक है। फिर उसके साथ आप अगर क्वेश्चन इस तरह का फॉर एग्जांपल आ भी जाता है तो आप कह सकते हैं कि हम आर बी को निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू स्मॉल होती है। आर सी को हम ओपन रख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत लार्ज होती है, ठीक है। तो हम उसे आप एज ए ओपन रखेंगे और ये आई सी सोर्स करंट सोर्स के इक्वल होता है और वो इक्वल होता है बीटा आई बी या अल्फा आई ई। अच्छा, इसके अलावा आपने आर ई की वैल्यू, आर पैरामीटर्स में आर ई की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं इसका फार्मूला देखा। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है मैं उसकी आपको थोड़ी समरी दे रहा हूँ। उसको तरीका आपने निकाला है कि आर ई हम कैसे निकाल सकते हैं। इफ आपको इमिटर करंट गिवन है, इफ आपको आर ई गिवन है और आपसे ये कहा जा रहा है आई ई निकालें, ठीक है। इसके अलावा आपने एच पैरामीटर्स देखे हैं कि एच पैरामीटर्स हाइब्रिड पैरामीटर्स होते हैं। ये मैन्युफैक्चरर डेटा शीट में यूज करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इनको डेटा शीट में यूज करते हैं और उसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं। एच आई इनपुट इम्पीडेंस, एच आर रेशो वोल्टेज फीडबैक रेशो, एच एफ फॉरवर्ड करंट गेन और एच ओ आउटपुट एडमिटेंस होती हैं, ठीक है। अगर इन फर्स्ट सबस्क्रिप्ट के साथ हम एक और सबस्क्रिप्ट लगा दें तो वो हमें कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली बता रहा होता है, ठीक है। इसी तरह रिलेशन, ये हम इसको आप छोड़ दें। डिफाइन ईच ऑफ द पैरामीटर अल्फा ए सी अल्फा बी सी, ये आपने यहाँ पे देखा है कि इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। ये है इसकी डेफिनेशन कि अल्फा ए सी क्या है, ए सी अल्फा और ये आई सी और आई ई है, ठीक है। इसी तरह आप बाकी चीज़ें इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा पढ़ लें। फिर आर ई क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इमिटर है, बेस है और ये कलेक्टर के इंटरनल। व्हाट विच एच पैरामीटर इज इक्विवेलेंट टू बीटा ए सी, कौन सा एच बीटा ए सी के इक्विवेलेंट कौन सा है, बीटा ए सी के एच एफ ई, ठीक है। इफ आई इज इक्वल टू 15 मिली एम्पेयर, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ आर ई, ये वही फार्मूला है सिंपल। अब हमने आर ई इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 15 मिली एम्पेयर करना। कॉमन इमीटर, इसके अलावा आपने देखा है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर किस तरह काम करता है। उसका जो बाइसिंग डीसी एनालिसिस है, बाइसिंग उसकी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से हम ये सारी चीजें कैसे फाइंड करते हैं। एसी इक्विवेलेंट सर्किट कैसे होता है आपके ट्रांजिस्टर का, ठीक है। एसी इक्विवेलेंट सर्किट में हम क्या करते हैं, तमाम कैपेसिटर्स को शॉर्ट कर देते हैं। जब इसको शॉर्ट किया, इसको शॉर्ट किया, इसको शॉर्ट किया और वोल्टेज को हम ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल एसी सर्किट बनेगा वो ये बनेगा। आपने R1 को ग्राउंड किया, R2 को ग्राउंड किया और इमिटर को ग्राउंड किया, RC को ग्राउंड किया। अब इसके ऊपर आपने बेस के ऊपर एक एसी सोर्स दे दिया। फर्दर अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इन तीनों जो पैरेलल आपके रेजिस्टेंस हैं इनको सॉल्व कर लें पैरेलल में, ये आपको तरीका पता है। लेकिन आपका जो एसी इक्विवेलेंट सर्किट है उसका तरीका क्या है, आप सारे कैपेसिटर्स को शॉर्ट करेंगे और सारे कैपेसिटर्स को शॉर्ट करके जो वोल्टेज डीसी वोल्टेज है उसे ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। तो इस सर्किट को और 6.8 जो ऊपर फिगर दी हुई है उसे अगर आप सामने रखेंगे तो और इजी हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ, ये देखें, ये R1 आपका ये आ गया, ग्राउंड हो गया क्योंकि ये VCC के साथ था, ग्राउंड कर दिया। R2 वैसे पहले से ग्राउंड है। अच्छा, ये जो है इसको जब मैंने कैपेसिटर शॉर्ट किया तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये शॉर्ट वाला रास्ता लेगा इसका करंट, तो आपने ये शॉर्ट वाला चूज करना है। तो ये विदाउट रेजिस्टेंस आएगा इसका इमीटर, और एक कलेक्टर जो कलेक्टर लगा हुआ है VCC के साथ वो भी ग्राउंड हो जाएगा, वो नीचे करके मैंने ग्राउंड कर दिया। तो ये फाइनल इसका तरीका है इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने का। बाकी इसमें 6.3 में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये चीजें जो है ना, ये अगर कोई सर्किट देता है और उससे कहता है कि फलानी चीज फाइंड करें, तो आपको कम से कम अब इतना पता होना चाहिए कि सर्किट को हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा पढ़ ले क्वेश्चन को, परेशान नहीं होना आपने वहां बैठ।
कैलकुलेट दी, अब ये जिस तरह कह रहे हैं यहाँ टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करें, ठीक है। तो अब ये आर सी आर एल आर सी और आर एल, ये आर सी है और ये आर एल है। अब ये उसने कैसे सॉल्व किया, आर सी को, आर सी पैरेलल विद आर एल, इसको पैरेलल इसने सॉल्व किया। ये सर्किट ये ग्राउंड हो रहा है, अगर मैं इसको भी यहाँ पे लाऊं तो ये भी ग्राउंड हो रहा है। इसी तरह इसने R1 और R2 को पैरेलल सॉल्व किया, ठीक है। In the DC equivalent circuit of an amplifier, how are the capacitor treated? DC इक्विवेलेंट सर्किट में हम कैपेसिटर को क्या करते हैं, ओपन करते हैं या शॉर्ट करते हैं? इसका आंसर असाइनमेंट में दें मुझे, ये इसको असाइनमेंट का क्वेश्चन बनाए जरा। List the element included in the total input resistance of the common emitter amplifier. What element determines the overall voltage gain of a common amplifier when a good transistor? ठीक है क्लास। What is in phase relationship of input and output voltage of a C common emitter amplifier? इसके अलावा यहाँ पर मैं बस ठीक है इतना, ठीक है। कल हम बात करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर जो है एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैंने वो असाइनमेंट दूसरी क्लासरूम में टर्न इन की हुई थी, तो अभी मैंने दोबारा टर्न इन किया, तो प्लीज वो चेक कर लेना। क्या नाम है? अब्दुल राफे सर। मैंने अब्दुल आपको राफे, कहीं ना कहीं आप पंगा कर ही देते हैं। सर कर देना सर। हैं कहीं ना कहीं बड़ी- आप ना सिस्टम आगे, पता नहीं ऐसे लोगों से क्यों गलती होती है जो नजरों में होते हैं ऑलरेडी। सर जी चलें कर देना, कुछ नहीं होता सर, प्लीज। ठीक है।